गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर हमारा लेसन चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें हम अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में पृथ्वी की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमने भूकंप को चुना या भूकंप जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे भूकंप के विभिन्न प्रकार। अब तक तो हमने भूकंप की क्रियाएं, इसके कंपन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसकी जो तरंगें होती है उनकी संचरण होता है, इस प्रकार की सारी बातों की जानकारी हमने पूर्व की क्लासों में कर ली है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो भूकंप है उसके जो प्रकार है। अब वैसे तो भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले हलचल को ही भूकंप कहते हैं, परंतु हमें यहाँ पर उसके कुछ प्रकार बताए हैं। वो उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसकी किस प्रकार से उसके भूकंप की जो क्रिया होती है उसके आधार पर हम देखें तो हमारे पास यहाँ कुछ भूकंप के प्रकार हैं, जिसमें हम देखते हैं सामान्य विवर्तनिक भूकंप, अर्थात जो भूकंप हम सामान्य रूप से देखते हैं जो अधिक संख्या में आते हैं और जो भ्रंश अर्थात पृथ्वी की किसी भी चट्टान भ्रंश गर्त वाले भाग से ऊपर उठकर चट्टानों को खिसकने के कारण या चट्टानों के आपस में खिसकाव के कारण जो भूकंप आते हैं उन्हें हम सामान्य विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। और साथ ही ये भी बात ध्यान रखें कि सबसे अधिक जो भूकंप होते हैं वह इसी प्रकार के होते हैं और जो सामान्य विवर्तनिक भूकंप होते हैं वह सबसे अधिक पृथ्वी पर आते हैं। दूसरा भूकंप का प्रकार देखें तो हम देखेंगे ज्वालामुखी या ज्वालामुखी जलने प्रकार, अर्थात वे क्षेत्र जहां पर हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात वे क्षेत्र जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं उन क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों को ज्वालामुखी जलने भूकंप कहते हैं। तीसरा जो भूकंप है वह रूप है या भूकंप का प्रकार है उसको बोलते हैं नियात भूकंप, अर्थात नियात भूकंप किसे कहते हैं। आपके सामने प्रश्न आया तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अगर हम देखें कि धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में खनन कार्य किया जाता है, अर्थात खदानों में विभिन्न प्रकार की खनन प्रक्रिया के द्वारा जो नीचे के खनन क्षेत्र में खनन होने से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न होती है या इन खनन क्षेत्रों के आसपास आने वाले भूकंपों को हम नियात भूकंप कहते हैं। अर्थात नियात शब्द का होता है खनन कार्य के दौरान या खनन कार्य होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले भूकंपों को नियात भूकंप की श्रेणी में रखते हैं या नियात भूकंप कहते हैं। अगला भूकंप का प्रकार है जिसको बोलेंगे विस्फोटक भूकंप। सारे भूकंप नाम से स्पष्ट है। अब विस्फोटक भूकंप अर्थात हम देखेंगे कोई भी परमाणु या रासायनिक क्रिया के कारण किसी भी परमाणु या रासायनिक क्रिया के कारण कोई भी विस्फोट होता है तो इस प्रकार की विस्फोट के कारण कहीं ना कहीं भूकंप के अंदर या पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न होती है, भू के अंदर कंपन पैदा होता है। तो इस प्रकार के भूकंप को हम विस्फोटक भूकंप की श्रेणी में या विस्फोटक भूकंप कहते हैं। आगे बात करूं मैं तो एक लास्ट अंतिम भूकंप का प्रकार है वह है बांध जनित भूकंप। और आपने देखा होगा कभी कभी कोई भूकंप यानी किसी ऐसे बांध वाले क्षेत्र में या जल के भराव वाले क्षेत्र में जहां बहुत लंबे या बहुत अधिक मात्रा में जब जल का भराव क्षेत्र है और जिसको अपन बांध कहते हैं या किसी जल को हमने तटबंधों के द्वारा रोके रखा है और उस क्षेत्र में कभी कभी क्या होता है भूगर्भिक हलचलों के कारण वहां पर भी भूकंपीय क्रिया होती है। तो इस प्रकार के भूकंपों को हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के अलग अलग भूकंपों के कार्य क्षेत्र या भूकंप के जो क्षेत्र होते हैं उनके आधार पर हम भूकंपों को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे सामान्य विवर्तनिक भूकंप जो अधिक मात्रा में हमेशा जो हम भूकंप देखते हैं वे सारे ही भूकंप किस प्रकार की श्रेणी में आएंगे तो आप कह सकते हैं सामान्य विवर्तनिक की श्रेणी में आते हैं। अगला जहां पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है वहां पर कोई भूकंप जनित क्रिया होती है तो वह ज्वालामुखी भूकंप कहलाते हैं। जो नियात भूकंप अर्थात खनन क्षेत्रों के आसपास कोई भूकंप आता है तो उसे नियात भूकंप कहते हैं। किसी परमाणु या रासायनिक क्रिया द्वारा कोई विस्फोट होता है और उससे कोई किसी प्रकार का भूकंप आता है तो उसे विस्फोटक भूकंप कहते हैं। और किसी बांध या तटबंध के आसपास किसी हलचल के कारण वह बांध या तटबंध टूट
जाते हैं और इस प्रकार के भूकंप को हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। एक तो ये बिंदु हमारा क्लियर हुआ। फिर हम बात करें कि ये जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता को किस रूप में मापा जाता है। अब एक तरफ तो हमने देखा था सिस्मोग्राफ जो है वह हमारा भूकंप मापी यंत्र है, परंतु इसको जिस पैमाने पर मापा जाता है, पैमाना मतलब किस माप के रूप में इसे माना जाता है, मापा जाता है, इसके लिए जो यंत्र है इसको बोलते हैं रिक्टर पैमाना अर्थात रिक्टर स्केल। पैमाने का मतलब क्या होता है? स्केल। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कि वह कितना सघन या कितना आघात पहुंचाने वाला है, कितना नुकसान करने वाला है, किस प्रकार से भूकंप आने वाला है और उस भूकंप की तीव्रता कितनी होगी, वह किस प्रकार से हानि पहुंचाएगा, कितना बड़े क्षेत्र को वह घेरेगा या कितने बड़े क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में या कम क्षेत्र में वह फैलेगा, इस प्रकार की सारी जानकारी पूर्व रूप में किस पैमाने के द्वारा? रिक्टर पैमाने के द्वारा नापा जाता है। और इस रिक्टर पैमाने में क्या होता है, जब भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त हो जाती है तो उस ऊर्जा मुक्त होने के कारण वह जो पैमाना है जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं उसमें 1 से लगाकर 10 तक के बिंदु होते हैं और इस 10 तक के बिंदु के बीच इसको नापा जाता है और इसके अनुसार जैसे 1, 2, 3 जैसे जैसे इसकी वृद्धि होती रहेगी वैसे ही वहां जो इस भूकंप होगा वह ज्यादा तीव्र होता जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा छोटा सा झटका महसूस होता, थोड़ा सा हल्की सी कहीं पर भूकंप क्रिया देखने को मिलती है तो वह कम स्केल रिएक्टर स्केल पर उसका मापन या पैमाने पर उसका मापन बहुत कम रूप में देखा जाता है तो वह ज्यादा आघात या ज्यादा तबाही नहीं फैलाती, परंतु जैसे जैसे इसका पैमाना बढ़ता रहता है वह और तीव्र होता जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम भूकंप की जो मापी यंत्र है उसको रिक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं और उसकी आघात और तीव्रता की गहनता को भी हम देख सकते हैं। परंतु एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि इटली जो देश है वहां पर एक भूगोल वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मर्केली और उनके नाम पर वहां के भूकंपीय झटकों को महसूस करना, उनको प्रत्यक्ष हानि की जो हुई उसको प्रदर्शित करने के लिए इनके द्वारा मर्केली नामक वैज्ञानिक के नाम पर एक रिक्टर पैमाना तैयार किया गया जिसमें हम देखते हैं कि 1 से 12 तक इसमें 1 से 12 तक का क्या होता है, नाप होता है, माप लिया जाता है और जिसमें सीधे हमें प्रत्यक्ष जो हुआ जितनी हानि हुई उसके बारे में भी यह पैमाना क्या करता है, अपना माप लेता है या माप करके हमें इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो रिक्टर पैमाना जो है उस पर भूकंप की तीव्रता या उसके आघात का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। और उसके संबंध में हम देखते हैं कि जो सिस्मोग्राफ है वो तो है जिससे हम क्या करते हैं, भूकंपीय क्षेत्र का या भूकंप का मापन करते हैं। अब आपके सामने भूकंप को लेकर एक छोटा सा बिंदु रह जाता है और वह ये हो जाता है कि भूकंप से क्या प्रभाव पड़ते हैं या भूकंप की क्रिया के हमें कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले तो हम भूकंपीय प्रभाव में देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि भूमि के अंदर कंपन पैदा होती है, हलचल पैदा होती है, ऊपर का भाग नीचे हो जाता है, नीचे का भाग ऊपर हो जाता है और चारों तरफ तबाही तबाही त्राही त्राही मच जाती है, सारी चीजें नष्ट हो जाती है। परंतु इनको अलग अलग रूपों में देखेंगे तो सबसे पहला देखेंगे भूमि में कंपन, दूसरा देखें तो धरातलीय विसंगतियां हो जाएगी, उबड़ खाबड़ धरातल हो जाएगा, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से सारी चीजें उबड़ खाबड़ हो जाने से हम बहुत सारी विसंगतियां हो जाएगी, जो समतल भाग है उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से भूकंप से क्या हो जाएगी, धरातलीय विसंगतियां आ जाएगी। भूकंप से भूस्खलन होगा, भूस्खलन का मतलब होता है जैसे बड़े बड़े पर्वत है तो वहां के जो पत्थर है वगैरह नीचे खिसक जाएंगे जिसको अपन भूस्खलन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जब भूकंप आएगा तो मृदा का भी अपरदन हो जाएगा, जो मिट्टी होगी, जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो इस भूकंप की क्रिया के कारण अपरदन होकर इधर उधर चली हो जाएगी और नष्ट हो जाएगा, तो जो उसका उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। भूकंप की क्रिया से क्या होगा, जिस प्रकार यहाँ पर भूस्खलन होता है वैसे हिमस्खलन होगा, हिम की बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है वह भी खिसक जाती है और ऐसी कंडीशन में भी सारी चट्टानें जल के रूप में त्राही त्राही चारों तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। तो इस प्रकार आपने देखा एक बार केदारनाथ
क्रियाओं के कारण हिमस्खलन की होना। आगे हम देखते हैं कि भूकंपीय क्रिया के कारण जो धरातल का जो संतुलन है वह भी क्या हो जाता है, असंतुलित रूप में हो जाता है। धरातल एक तरफ झुक जाता है और एक तरफ इधर ऊपर हो जाता है। इस प्रकार से धरातलीय असंतुलन, जिसमें धरातलीय झुकाव को देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विस्थापन की प्रक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, अलग होना। और हम देखते हैं कि भूकंप की प्रभाव हमें विस्थापन के रूप में देखने को मिलता है। जो क्षेत्र यहाँ पर था उसके बीच में दरार आ जाती है, बीच में गहरी खाड़ियां हो जाती है, गहरी गर्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक समतल भाग को भी अलग अलग भागों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। और इस विस्थापन की रूप में भी हम भूकंप के प्रभाव को देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि भूकंप आने से जो बांध होते हैं, जो तटबंध होते हैं, वे भी टूट जाते हैं और उससे भी चारों तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि भूकंप आता है या भूकंप की स्थिति में कभी-कभी चारों तरफ आग लग जाती है, विभिन्न प्रकार के विस्फोट हो जाते हैं। आग लग जाने से चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। और हम देखेंगे कि भूकंप आने से जो बड़ी-बड़ी इमारतें होती है, जो भवनें होती हैं, भवनें का जो निर्माण किया गया है, ये भवनें हैं, सड़कें हैं, रेल मार्ग है, सभी जो भी हम सांस्कृतिक दृश्य देख रहे हैं, जो भी हमने प्रकृति पर, धरातल पर जो भी हम सांस्कृतिक रूप में जो हमने निर्माण किए, वे सारे ही दृश्य क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तबाही हो जाती है इनके क्षेत्र में। और आगे हम देखें तो भूकंप से सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वह धरातल के अलावा जलीय क्षेत्रों में या जल के बड़े-बड़े महासागरों में, समुद्रों में जो जल भूकंप आता है उसको बोलते हैं सुनामी। कि ये तो सारी चीजें हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, परंतु इसी के साथ हम भूकंप के प्रभाव को सुनामी के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि जो समुद्र होते हैं उनके नीचे के भाग में जब भूकंप की क्रिया होती है तो इन समुद्रों का जो जल होता है वो कई मीटर तक ऊपर लहरों के रूप में इसका जो जल है वह ऊपर उठता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जो अंदर कोई नाव चला रहा है, कोई मछुआरे हैं, नाविक है, जो इस समुद्र के अंदर उस समय क्या कर रहे थे, कोई किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कर रहे थे, या उस समुद्र तट के आसपास जो क्षेत्र है वो चारों तरफ जलमग्न हो जाएंगे। अर्थात जलों की इतनी, समुद्र की लहरों का इतना ऊंचे रूपों में फैलना, जिसको सुनामी कहते हैं। और उससे भी बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं या देखने को मिलते हैं। और यहाँ बहुत बड़ा खतरनाक भूकंप के रूप में सुनामी का आना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें भूकंप के प्रभाव के रूप में देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमारा ये जो भूकंप का जो बिंदु था वह समाप्त होता है।